देखिए शुरू करेंगे मोटरयान अधिनियम 1988 धारा 11 से। धारा 11 जो धारा 11 है चालन अनुज्ञप्ति में परिवर्धन से संबंधित है, मतलब कुछ चीज जोड़ने से संबंधित है कि कैसे क्या जोड़ी जा सकता है। सेक्शन 11 है चालन अनुज्ञप्ति में परिवर्धन। परिवर्धन का मतलब है कुछ चीज जोड़ना उसमें। देखिए इसका पहला क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने की चालन अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति जो किसी अन्य वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति को धारण या अभिप्राप्त करने के लिए तत्समय निहित नहीं है, उस अनुज्ञप्ति में ऐसे अन्य वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को जोड़ देने के लिए राज्य के किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसमें वह निवास करता है, अपना कारोबार चलाता है, ऐसे प्रारूप में और ऐसे दस्तावेजों सहित तथा ऐसी फीस के साथ जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए आवेदन कर सकेगा। सिंपल सी बात है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि किसी मोटरयान को चलाने के लिए अगर निर्योग्य नहीं है, किसी अन्य मोटरयान को चलाने के लिए अगर वो निर्योग्य नहीं है या पूरी योग्यता रखता है, सीधी सी बात है योग्यता रखता है, वो किसी एक चीज के लिए मान लीजिए अनुज्ञप्ति धारण करता था और किसी अन्य मोटरयान के लिए अगर वो अनुज्ञप्ति चाहता है, मतलब वो चाहता है कि उसमें जोड़ दिया जाए। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण मान लीजिए किसी का 2 व्हीलर का बना हुआ था लाइसेंस, अब वो ये चाहता है कि भाई उसका उस 4 व्हीलर का भी बन जाए, उसी में जोड़ दिया जाए, उसे 4 व्हीलर चलाना है उससे। ये उदाहरण है और भी हो सकता है। तो वो 4 व्हीलर का चाहता है तो वो अगर वो क्या कहते हैं अयोग्य नहीं है उसके यानी चलाने के योग्य है, तो जो शर्तें होती हैं सारी शर्तों को वो अगर पूरा करता है तो वो राज्य के किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी के यहाँ क्या कर सकता है आवेदन कर सकता है। कहाँ कर सकता है अनुज्ञापन प्राधिकारी। ठीक है, और राज्य क्यों लिखा है क्योंकि मोटर व्हीकल है, अलग अलग राज्य है इसीलिए लिखा है। राज्य के मोटर अनुज्ञापन प्राधिकारी जो है उसके यहाँ वो क्या कर सकता है आवेदन कर सकता है कि भाई हमारे लाइसेंस में ये भी जोड़ दिया जाए, और वो भी जो भी फीसें वगैरह होती हैं जो भी शुल्क वगैरह होता है वो सब उसको देना पड़ेगा, दस्तावेजों में दस्तावेज देने पड़ेंगे। और कहाँ कहाँ आवेदन करता है ये याद रखना है कि जो है जहाँ निवास करता है या अपना कारोबार चलाता है, तो कहाँ कहाँ आवेदन करता है निवास स्थान पर अपने और कारोबार के स्थान पर। तो निवास और कारोबार के स्थान पर वो क्या कर सकता है आवेदन कर सकता है, ये याद रखना है निवास और कारोबार स्थान पर वो क्या कर सकता है आवेदन कर सकता है, जहां वो रहता है या जहां वो कारोबार करता है वहां वो आवेदन कर सकता है कि इसमें कुछ और जोड़ दिया जाए, दूसरा जो लाइसेंस वो चाहता है उसमें जोड़ने की वो आवेदन कर सकता है। आगे देखिए दूसरा क्लॉज कहता है ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाए। धारा 9 के उपबंध इस धारा के अधीन आवेदक आवेदन को उसी प्रकार लागू होंगे मानो उक्त आवेदन उस धारा के अधीन उस वर्ग या वर्णन के मोटरयान को चलाने के जिसे आवेदक अपनी अनुज्ञप्ति में जुड़वाना चाहता है अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए आवेदन है। तो ये कह रहा है कि आवेदन के जो प्रोविजन है अध्याय 9 वाले, कुल मिला के अध्याय 9 के तहत जैसे आप आवेदन देते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे ये, तो जो आवेदन देते हैं आप वही प्रोविजन इस धारा के लिए भी लागू होंगे। जैसे अनुज्ञप्ति देने के लिए जो भी नियम वगैरह बनाए गए होंगे जिस तरीके से भी दिया जाता होगा, तो जो अध्याय 9 के प्रोविजन है इस धारा के लिए भी लागू होंगे। तो सिंपल सा है, केवल सेक्शन याद रख लेंगे काम चल जाएगा। थोड़ा सा ये याद रखना है कि भाई कहाँ निवास और कारोबार वाले स्थान पर और राज्य के जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है जो अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकृत किया गया है सरकार द्वारा उसके समक्ष आप आवेदन कर सकते हैं। शुल्क वगैरह जो भी शुल्क वगैरह तय किया गया हो विहित प्रारूप में आपको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा है परंतु अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व ऐसी रीति से जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए आवेदक की पहचान को सत्यापित करेगा। ये पहचान के लिए लिखा है कि भाई ये आवेदन देने, ये भी आप थोड़ा सा याद रखें कि वो अनुज्ञप्ति देने से पहले क्या करेगा पहचान का सत्यापन करेगा। पहचान का सत्यापन
पहले वो पहचान का सत्यापन करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, आपको अनुज्ञप्ति देगा। तो अनुज्ञप्ति देने से पहले वो आइडेंटिफिकेशन करेगा, सीधी सी बात है। आइडेंटिफिकेशन करेगा, आवेदक की पहचान को सत्यापित करेगा कि वाकई में ये व्यक्ति यहाँ रहता है या नहीं रहता, कारोबार करता है या नहीं करता। जो भी सत्यापन की उनकी विधियां हो उसकी तरीके से वो क्या करेगा, उसका सत्यापन करेगा। तो आवेदन का क्या कर सकता है, सत्यापन करेगा वो अनुज्ञप्ति देने से पहले, ठीक है, जो मांगी गई है। अब देखिए 12वां सेक्शन, 12वां थोड़ा सा बड़ा है। मोटर यानों को चलाने की शिक्षा देने के लिए विद्यालयों या स्थापनों का अनुज्ञापन और विनियमन। तो विद्यालय वगैरह बनाने के बाद में ट्रेनिंग सेंटर एक तरीके से संबंधित है। सेक्शन 12 जी कैसे संबंधित है, मोटर यानों को चलाने के लिए शिक्षा देने के लिए विद्यालयों, सीधा लिख लीजिए विद्यालयों। कौन से विद्यालय, मोटरयान विद्यालय, मोटर विद्यालय लिख लीजिए, मोटरयान विद्यालयों से संबंधित है कुल मिला के, या स्थापनों के अनुज्ञापन और विनियमन से संबंधित है। तो कुल मिला के आप याद रखें कि मोटर व्हीकल के जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, उनके लिए प्रोविजन किया गया है कि भाई लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, सिखाया जाए। बड़ा जरूर है लेकिन खास कुछ है नहीं। देखिए पहला ये क्या कहता है, सेक्शन ही याद रख सकते हैं इसमें आप। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है केंद्र सरकार मोटर यानों को चलाने और उससे संबंधित विषयों में शिक्षा देने के लिए विद्यालयों या स्थापनों के, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, राज्य सरकारों द्वारा अनुज्ञापन और विनियमनों के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी। तो ये केंद्र सरकार नियम बनाती है कि भैया एक विद्यालय वगैरह हो ताकि लोगों को क्या दी जा सके, वाहन चलाने की ट्रेनिंग वगैरह दी जा सके। तो केंद्र सरकार क्या करेगी, शिक्षा देने के लिए विद्यालयों की स्थापना करेगी। और आगे लिखा है कि चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, राज्य सरकारों द्वारा अनुज्ञापन और विनियमन के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी। मतलब कैसे अनुज्ञापन वगैरह उसमें देंगे और किस तरीके से, जो भी उसमें क्या कहते हैं, अनुज्ञापन मतलब आवेदन करने और विनियमन करने के प्रयोजनों के लिए। तो आवेदन कैसे दिया जाएगा, क्या तरीका होगा, उस सब के बारे में केंद्र सरकार नियम वगैरह बना सकती है। दूसरा कहता है विशिष्ट और पूर्वगामी व्यक्तियों की व्यापकता पर, पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम में निम्नलिखित सभी यकीनी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। ये नीचे दिए हैं नियम के, कह रहा है कि इनमें से कुछ नियम या सारे नियम, जैसा भी सरकार उसे समझे वैसे नियम उसमें क्या किए जा सकते हैं, ऐड किए जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं। पहला किस किस के लिए नियम बनाए जा सकते हैं, इसको से थोड़ा सा बस पढ़ना ही है। देखिए पहला कहता है ऐसे विद्यालयों या स्थापनों का अनुज्ञापन जिसके अंतर्गत ऐसी अनुज्ञप्तियों का दिया जाना नवीकरण और प्रतिशरण भी है। तो ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे विद्यालयों की स्थापना, पहले तो स्थापना की जाएगी विद्यालयों की, उसके बाद उसकी अनुज्ञप्तियों का दिया जाना, नवीनीकरण और प्रतिशरण के बारे में नियम बना सकती है सरकार। विद्यालयों की स्थापना करना, उसके अलावा उसका नवीनीकरण और उसका प्रतिशरण मतलब वापसी लेना, अनुज्ञप्ति को वापस लेना, उन सब के बारे में केंद्र सरकार अगर चाहे तो नियम बना सकती है। आगे कहता है ऐसे विद्यालयों का स्थापनों का पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण मतलब उनका निरीक्षण वगैरह, उसके बारे में भी नियम बना सकती है। आगे है आवेदन का प्रारूप, अनुज्ञप्ति का प्रारूप और वे विशिष्टियां जो उसमें अंतर्विष्ट होंगी। कॉमन सी बातें हैं, ये सिंपल सी बातें हैं कि आवेदन कैसे किया जाएगा, अनुज्ञप्ति का प्रारूप है वो किस तरीके का होगा, उसमें क्या क्या कौन कौन सी विशिष्ट बातें होंगी, कौन कौन से तथ्य होंगे, उसके बारे में नियम केंद्र सरकार बना सकती है। आगे कहता है कि वह फीस जो अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन के साथ दी जाएगी, तो क्या फीस दी जाएगी, अनुज्ञप्ति आवेदन करेंगे जब आप तो उसके साथ क्या फीस लगाएंगे, उसके बारे में नियम बना सकती हैं। वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञप्तियां दी जाएंगी, कौन कौन सी शर्तें होंगी जब आपको अनुज्ञप्ति देते समय जो लगाई जा सकती हैं कि कौन सी शर्तों का आपको पालन करना अनिवार्य है। तो ऐसी सब इसके बारे में भी केंद्र सरकार चाहे तो नियम बना सकती है। आगे कहता है ऐसी अनुज्ञप्तियों के दिए जाने या नवीनीकरण से इनकार किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपीलें और ऐसी अनुज्ञप्तियों का प्रतिसरण करने वाले आदेशों के विरुद्ध अपीलें। तो कुल मिला के अपीलों से संबंधित नियम बना सकती है कि भाई आपका आदेश निरस्त कर दिया जाता है तो आप कहाँ अपील करेंगे, कैसे अपील करेंगे, वो सारी चीजों के बारे में केंद्र सरकार चाहे तो नियम बना सकती है। आगे कहता है वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति मोटर यानों को चलाने में शिक्षा देने के लिए किसी ऐसे विद्यालय या स्थापन की स्थापना और उसका अनुरक्षण कर सकेगा। तो कौन व्यक्ति
क्या देगा उसमें, शिक्षा वगैरह देगा, किस तरीके से देगा उसके बारे में भी, जो उसके टीचर वगैरह होते हैं उनके बारे में भी नियम बना सके कि उनकी क्या योग्यता होगी, कैसे कौन व्यक्ति उसको क्या करेगा। इसके अलावा पाठ्यक्रम वगैरह इसमें लिखा है, किसी मोटर यान के चलाने दक्षतापूर्ण शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रमों या पाठ्यक्रमों की प्रकृति, पाठ्यक्रम का विवरण, मतलब उसका सिलेबस भी होगा। जब विद्यालय बना रहे हैं तो उसमें टीचर होंगे, उसके अलावा उसमें सिलेबस भी होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, तो पाठ्यक्रमों के बारे में भी केंद्र सरकार नियम बना सकती है। आगे कहता है ऐसी शिक्षा देने के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित साधित और उपस्कर, जिसके अंतर्गत दोहरे नियंत्रण और युक्त मोटर यान उपस्कर भी है। अब चूंकि मोटर व्हीकल वाला इस विद्यालय है तो उसमें कुछ यंत्रों की भी जरूरत पड़ेगी सिखाने के लिए ना। आजकल आप जानते हैं कैसे एक तो आर्टिफिशियल गाड़ी आ जाती है, यंत्र आ जाते हैं, उसमें बैठ के गाड़ी जैसा, इस तरीके के कई यंत्र होते हैं, तो वो उन सारी चीजों की भी व्यवस्था करेगी केंद्र सरकार, उनके बारे में भी नियम वगैरह बना देगी, जो भी यंत्र की जरूरत होगी वहां सिखाने के लिए। आगे कहता है ऐसे परिसरों की उपयुक्तता जिसमें ऐसे विद्यालयों या स्थापनों की स्थापना अनुरक्षण किया जा सके, वे सुविधाएं जिसमें जो उसमें दी जा सके। परिसर वगैरह मतलब कोई विद्यालय बनाया जाएगा तो किस एरिया में बनाया जाएगा, कोई जगह वगैरह जो है उसके लिए, उसके बारे में नियम बना सकती है। उसमें क्या सुविधाएं होंगी वो सारी चीजों के बारे में केंद्र सरकार क्या बना सकती है, नियम बना सकती है। आगे कहता है शैक्षिक और वृत्तिक दोनों अर्हता है, जिसके अंतर्गत अनुभव भी है, जो मोटर यान चलाने की शिक्षा देने वाले व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो एक अनुभव भी होना चाहिए, जो शिक्षा देता है उसके पास कितना अनुभव होगा, कौन उसमें ट्रेनिंग दे सकता है, उसके बारे में भी जो है केंद्र सरकार नियम बना सकती है। आगे कहता है ऐसे विद्यालयों की स्थापना का निरीक्षण, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और शिक्षा देने के लिए उसके द्वारा रखे गए साधित उपस्कर और मोटर यान भी हैं। तो कैसे स्थापना की जाएगी, कौन निरीक्षण करेगा, कौन कौन से उसमें यंत्र वगैरह रखे जाएंगे, इन सब के बारे में केंद्र सरकार चाहे तो नियम बना सकती है। आगे कहता है ऐसे विद्यालयों या स्थापनाओं द्वारा अभिलेखों का रखा जाना, डॉक्यूमेंट कैसे रखेंगे, किस फॉर्मेट में रखेंगे, तो उसके बारे में भी केंद्र सरकार नियम बना सकती है। ऐसे विद्यालयों का स्थापन या वित्तीय स्थायित्व, पैसों की आर्थिक मदद वगैरह कैसे होगा, मतलब मैनेजमेंट वगैरह कैसे करेंगे, उसके बारे में भी केंद्र सरकार नियम बना सकती है। आगे कहता है चालन प्रमाणित प्रमाण पत्र यदि कोई हो, जो ऐसे विद्यालयों या स्थापनों द्वारा दिए जाएंगे, और वह प्रारूप जिसमें ऐसे चालन प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और वे अपेक्षाएं जिसका ऐसे प्रमाण पत्र देने के प्रयोजनों के लिए अनुपालन किया जाएगा। तो ये जब आप इन विद्यालयों से ट्रेनिंग पा के आएंगे तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, तो उसके बारे में भी नियम केंद्र सरकार बना सकती है कि किस तरीके से, मतलब किस फॉर्मेट में दिए जाएंगे, किस तरीके से दिए जाएंगे, किन किन को दिए जाएंगे, वो सारी चीजों के बारे में केंद्र सरकार नियम बना सकती है। आगे कहता है ऐसे अन्य विषय जो इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित, मतलब इस धारा को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो, उसके बारे में भी केंद्र सरकार कैसे कर सकती है, नियम आदि बना सकती है। तो ये कॉमन से नियम है, साधारण नियम है, इनको आपको एक बार भी पढ़ लोगे तो आपका गलत मेरे ख्याल से नहीं हो सकता क्वेश्चन, क्योंकि साधारण नियम, कोई ऐसे स्पेशल कोई उसमें बात नहीं है। तो एक बार आपको इसको पढ़ना बस है, बस एक ही बार पढ़ लोगे तो दोबारा कभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। तो इस पे कोई क्वेश्चन शायद ही बने, अगर बन भी गया तो आप कर सकते हो, है ना। तो ये सिंपल सा है, आप इसको पढ़ सकते हो, थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन साधारण जो किसी इंस्टीट्यूट को बनाने में जो नियम होते हैं वही नियम है, कोई अलग से ऐसी कोई बात नहीं है उसमें कि कोई अलग से स्पेशल कोई बात उसमें आई हो। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है इसका, तीसरा कहता है जहां केंद्र सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा साधारणतया या आत्यंतिक रूप से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, मोटर यान के चालन में या उससे संबंधित विषयों में शिक्षा देने वाले किसी वर्ग के विद्यालयों या स्थापनों को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकती। कुल मिला के ये कह रहा है कि जहां केंद्र सरकार को लगता है कि जो धारा में जो शर्तें वगैरह हैं, शर्तों से छूट दे सकती है, किसी भी विद्यालय वगैरह है उसको क्या कर सकती है, शर्तों से, अगर उसको केंद्र सरकार को लगता है कि छूट देना चाहिए किसी विद्यालय को, तो उसको शर्तों से क्या दे सकती है, छूट दे सकती है। सिंपल सी ये भी सिंपल बात है कि केंद्र सरकार अगर किसी विद्यालय वगैरह है उसमें उसको लगता है कि भाई आवश्यक है छूट देना, तो वो छूट दे सकती है, केंद्र सरकार की मर्जी है, अगर उसे लगता है छूट देना चाहिए नियमों से, तो वो जो भी नियम रेगुलेशन केंद्र सरकार ने बनाए हैं उनसे वो किसी भी विद्यालय वगैरह को क्या दे सकती है, छूट दे सकती है। आगे चौथा कहता है इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व मोटर यानों के चलाने या उससे संबंधित विषयों में शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय या स्थापन, चाहे वह अनुज्ञप्ति के अधीन हो या अथवा ना हो,
ऐसे प्रारंभ से 1 माह की अवधि तक, ये थोड़ा ध्यान रखना है, तक इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली अनुज्ञप्ति के बिना ऐसी शिक्षा देना चालू रख सकेगा, और यदि उसमें 1 माह की उक्त अवधि के भीतर इस अधिनियम के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन दिया है और ऐसा आवेदन विहित प्रारूप में है जिसमें विहित विशिष्टियां दी गई हैं और उसके साथ फीस है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन के निपटाए जाने तक ऐसा शिक्षा देना चालू रख सकेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा सा 1 महीना की जो डेट है वो आपको याद रखना है कि ये कह रहा है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले मान लीजिए कोई स्कूल पहले से काम कर रहा था, चाहे वो अनुज्ञप्ति के साथ हो या अनुज्ञप्ति के बिना हो, जरूरी नहीं है, तो वो 1 माह तक, इस अधिनियम के लागू होने के 1 माह तक और काम करता रहेगा। कितने माह तक? 1 माह तक। और 1 ही माह के भीतर उसे जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है उसके समक्ष आवेदन करना पड़ेगा, मतलब विहित प्रारूप में, जो प्रारूप होता है, जो फीस होती है उसके साथ उसे क्या करना पड़ेगा, 1 माह के भीतर आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन, ये याद रखना है, आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 माह के भीतर उसे क्या करना पड़ेगा, अपना स्कूल चालू रखने के लिए आवेदन करना पड़ेगा। कहाँ करेगा? जो अनुज्ञापन प्राधिकारी होता है उसके समक्ष आवेदन करेगा। अब ये कहता है कि मान लो उसने विहित प्रारूप में आवेदन किया है और अभी आवेदन का निपटारा नहीं हुआ है, तो जब तक आवेदन का निपटारा नहीं होता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुमति दे सकता है कि जो उस समय तक स्कूल चला सकता। मतलब आवेदन देने, आप तो बस इतना याद रखें कि आवेदन देने के बाद जब तक आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता, ये अपने स्कूल को चालू रख सकता है। ठीक है, आवेदन का निपटारा नहीं होने तक। आवेदन का निपटारा नहीं होने तक ये क्या कर सकता है, अपने स्कूल को चालू रख सकता है। ठीक है, लेकिन आवेदन कब करना पड़ेगा? 1 माह के भीतर करना पड़ेगा। अगर 1 माह के भीतर नहीं करता है तो खत्म हो जाएगा। तो आवेदन अगर इसने कर दिया, विहित प्रारूप में सारी जो शुल्क वगैरह है वो जमा करा दी है, तो जब तक आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता तब तक ये अपने स्कूल को क्या कर सकता है, चालू रखे सकता है, मतलब बगैर अनुज्ञप्ति के चालू रख सकता है। छठवा देखिए, ये कहता है उपधारा 5, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 माह की जो डेट आई है ये आपसे हो सकता है पूछी जा सकती है, तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं इसमें। छठवा कहता है उपधारा 5 में निर्दिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल और धारा 9 की उपधारा 5 में निर्दिष्ट उपचारी चालक प्रशिक्षणार्थ का पाठ्यक्रम वह होगा जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए और केंद्र सरकार ऐसे स्कूल या स्थापनों के विनियमनों के लिए नियम बना सकेगी। तो ये पाठ्यक्रम की बात कह रहा है। कुल मिला के पाठ्यक्रम कौन तय करेगा? पाठ्यक्रम जो है इसका सिलेबस कहते हैं जैसे, तो सिलेबस कौन तय करेगा कि क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, उसका सिलेबस कुल मिला के कौन तय करेगा? उसका सिलेबस केंद्र सरकार तय करेगी। मॉड्यूल भी तय करेगी कि भैया किस तरीके से क्लासें लगेंगी, क्या होगा उसमें, और साथ ही साथ उसका सिलेबस होगा, है ना, किस तरीके से सारी चीजें होंगी। तो उसके बारे में कुल मिला के आपको याद रखना है कि ये सब कौन तय करेगा? ये सब केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। 13वां और देखिए सेक्शन जो है इसका 13वां, 13 जो सेक्शन है वो कहता है मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्ति के प्रभावी होने का विस्तार। इसका विस्तार के बारे में कहते हैं कि विस्तार कहां तक होगा? प्रभावी होने का विस्तार। सिंपल सी बात है ये कि इस अधिनियम के अधीन दी गई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति संपूर्ण भारत में लागू होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है ये, तो संपूर्ण भारत। ऐसा नहीं होता है, आपने ये तो सभी जानते होंगे वैसे, ऐसा नहीं होता आपने देखा वो लाइसेंस आपने यहाँ लिया इसका, अब ऐसा थोड़ी ना कि आप यूपी में भी जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, जहाँ आपके आसपास की स्टेटों में भी जाते होंगे गाड़ी चला के, तो क्या वो लोग कहते नहीं हमारे राज्य की अनुज्ञप्ति नहीं है, वो हमारे राज्य की लाओ? ऐसा नहीं होता ना। तो वो अनुज्ञप्ति जो होती है आपको जो मिली है, चाहे वाहन की हो चाहे आपकी हो, वो संपूर्ण भारत में क्या होती है? लागू होती है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि जो आपको लाइसेंस मिलता है या जो गाड़ी का लाइसेंस है वो संपूर्ण भारत में क्या रहता है? प्रवर्त रहता है। अलग अलग स्टेटों में आपको ऐसा नहीं कि उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़े या आपको अपना खुद का लाइसेंस अलग अलग स्टेटों में लेना पड़े, तो वो कहाँ लागू होता है? संपूर्ण भारत में लागू होता है। सिंपल है। अब देखिए 14वां भी थोड़ा बड़ा है, यहाँ देख लीजिए। सेक्शन 14 कहता है मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्ति का चालू रहना। ये कह रहा है चालू रहना, अनुज्ञप्ति का क्या रहना? चालू रहना। इसमें पहला देखिए,
ये कहता है इस अधिनियम के अधीन दी गई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति दिए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगी। ये क्या कह रहा है? इस अधिनियम के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, इस अधिनियम के शिक्षार्थी मतलब लर्नर जो लाइसेंस है कुल मिला के वो आपका कितने माह तक प्रवर्तन में रहेगा। जो आपको शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दी है, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति मतलब जो आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है उसकी वैलिडिटी की बात कह रहा है भैया। वो कब तक वैलिड रहेगा? वो 6 माह तक वैलिड रहेगा, बस इतना याद रखना है। कितने माह तक? 6 माह तक। कौन सा लाइसेंस? लर्निंग लाइसेंस की बात कर रहा है, क्योंकि जब आप अनुज्ञप्ति मांगते हो सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस या कह लीजिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति ही दी जाती है। तो उसी के बारे में कह रहा है वो कब तक मान्य रहेगा? वो 6 माह तक मान्य रहता है। 6 माह के भीतर आप फिर आपको परमानेंट के बारे में करना पड़ता है। तो 6 माह तक वो क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना है ना। तो लर्निंग लाइसेंस कुल मिला के कितने माह तक के लिए वैध रहता है? 6 माह तक। फिर दूसरा क्लॉज कहता है इस अधिनियम के अधीन दी गई नवीकृत चालन अनुज्ञप्ति। ये नवीनीकृत के बारे में कह रहा है दूसरा कि नवीनीकृत जब आप रिन्यू कराते हैं ना जो लाइसेंस को, उसके बारे में कहता है कि इस अधिनियम के अधीन दी गई नवीकृत। देखिए हर लाइसेंस की एक अवधि होती है। ये तो लर्निंग लाइसेंस की तो अवधि 6 माह है और हर लाइसेंस की एक अवधि होती है, निश्चित अवधि के लिए वो आपको दिया जाता है। उसके बाद आप उसको नवीनीकृत कराते हैं ना, नवीनीकृत कराते हैं। तो उसके बारे में कह रहा है कि भाई जो नवीनीकृत वाला वाहन है इसमें देखिए अलग अलग रहेंगे। पहला कहता है ए, परिवहन यान को चलाने की अनुज्ञप्ति की दशा में 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी। तो ये कह रहा है परिवहन यान मतलब आपको जो कमर्शियल व्हीकल वाले अगर आप हैं, मतलब जिस पे पीली पट्टी लगी रहती है, अब कमर्शियल व्हीकल होते हैं जिन पे सब पे पीली पट्टी रहती है ना, तो वो वाले अगर ये वाहन है तो उनके लिए जो अवधि है वो कितनी वर्ष होगी? 5 वर्ष। ये थोड़ा अलग अलग आपको याद करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है ना। तो कितने वर्ष रहेगी? 5 वर्ष। उसके लिए अवधि कितनी रहेगी? 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। परंतु लिखा है, परंतु जोड़ा है इसमें, परंतु खतरनाक या परिसंकट में प्रकृति के माल को ले जाने वाले परिवहन यान को चलाने की अनुज्ञप्ति की दशा में वह 3 वर्ष की अवधि तक के लिए प्रभावी रहेगी और उसका नवीनीकरण ऐसी शर्तों के अधीन होगा जैसा केंद्र सरकार विहित करे। एक मिनट, बोलिए क्या बोल रहे? हेलो, इसको भी बोल रहे हैं कुछ कुछ कह रहे हैं क्या? आवाज नहीं है। हेलो, कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं वो गलती हो गई थी। अच्छा गलती से मैंने कहा एकदम क्या है ना। देखिए परिवहन जो है अनुज्ञप्ति वो कितने साल तक रहेगी? 5 वर्ष। तो इनको अलग अलग आपको याद करनी है। दूसरा ये याद रखना है कि परंतु कहता है खतरनाक, बस एक शब्द याद रखें आप तो, खतरनाक, ठीक है, बस पर्याप्त, अपना काम चल जाएगा, ठीक है। तो खतरनाक या परिसंकट में जो काम करते हैं मतलब जो प्रकृति के माल को ढोते हैं, कैसा माल? जो खतरनाक प्रकृति का होता है, डेंजरस होता है। इस तरीके का अगर कोई माल ढोने वाला क्या कहती है, इस तरीके का माल ढोने वाला कोई ड्राइवर है, मतलब जो गाड़ी वाहन चलाता है जिसमें खतरनाक माल वगैरह ढोया जाता है, तो ऐसे मामले में जो अनुज्ञप्ति होगी वो कितने वर्ष तक के लिए होगी? 3 वर्ष तक के लिए। ये याद रखना है बस आपको कि खतरनाक वाहन मालवाहक है कोई, या कोई मालवाहक है उसका कोई ड्राइवर है तो उसके लिए, या कह लीजिए उसके वाहन के लिए, उसके लिए कितनी वर्ष तक अनुज्ञप्ति रहेगी? 3 वर्ष तक। उसके लिए कितने वर्ष तक अनुज्ञप्ति रहेगी? 3 वर्ष तक। तो उसको हर 3 वर्ष बाद क्या कराना पड़ेगा? रिन्यू कराना पड़ेगा। परिवहन के लिए हर 5 वर्ष बाद उसे क्या कराना पड़ेगा? उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। अगला कहता है बी इसका, किसी अन्य अनुज्ञप्ति की दशा में ऐसी शर्तों के अधीन रहती हुई जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए, यदि अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने वाले व्यक्ति ने या तो मूल रूप से या उसके नवीनीकरण पर, ये कह रहा है अन्य अनुज्ञप्ति, अन्य के बारे में कह रहा है, जो अन्य अनुज्ञप्तियां होती हैं उनके बारे में कह रहा है कि भाई उनके बारे में क्या किया जाएगा। देखिए ये क्या कहता है इसमें भी, पहला है, फिर पहला कहता है उसके जारी करने पर या उसके नवीनीकरण की तारीख को 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वह उस तारीख तक प्रभावी होगी
जिस तक ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। ये नॉर्मल की बात कह रहा है। अब इसमें थोड़ी शर्तें हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको पढ़ना है कि ऐसा व्यक्ति जिसने 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं, आयु से है यहाँ 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया, मतलब वो अभी 30 वर्ष का नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो 30 वर्ष का नहीं हुआ है, जैसे मान लो अपन लोग हैं, अपन अभी 30 वर्ष के नहीं हुए मान लो, और अगर अपन लाइसेंस लेने जाते हैं, तो ये कह रहा है कि भैया आपको लाइसेंस कितनी अवधि तक मिलेगा, मतलब आप रिन्यू कब कराओगे दोबारा उससे। तो ये कह रहा है ऐसे व्यक्ति को 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, यानी उसको लाइसेंस कब तक मिलेगा, जब तक वो 40 वर्ष का नहीं हो जाता। तो जो लाइसेंस मिलेगा उसे कितने वर्ष कितनी आयु से मिलेगा, यहाँ अवधि से नहीं है। जो 30 वर्ष से कम का है तो 40 वर्ष तक वो क्या कर सकता है, लाइसेंस धारण कर सकता है। जब तक वो 40 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक उसका जो लाइसेंस है वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। उसके बाद 40 साल के बाद उसे फिर से क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये याद रखेंगे 40 वर्ष तक उसका जो लाइसेंस है वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। दूसरा देखिए, इसमें कई कंडीशन है। इसमें दूसरा कहता है उसके जारी करने पर या उसके नवीनीकरण की तारीख को 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किंतु 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो वह ऐसे जारी करने या नवीनीकरण करने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। ये क्या कह रहा है भाई कि 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। कैसी आयु प्राप्त करी, 30 साल से ऊपर का हो गया लेकिन 50 से ऊपर का नहीं हुआ है। 30 साल से तो ऊपर का हो गया है लेकिन 50 से ऊपर का अभी नहीं है, और वो लाइसेंस के लिए आवेदन करता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो लाइसेंस दिया जाएगा वो कितनी अवधि के लिए दिया जाएगा, 10 वर्ष के लिए। ये भी याद रखना है कि अगर 30 वर्ष से ऊपर आप हो चुके हो, उसके बाद आप अप्लाई करते हो आरटीओ में जाके, तो जो आपको लाइसेंस मिलेगा वो कितने साल के लिए मिलेगा, केवल 10 साल के लिए। और अगर 30 वर्ष से पहले ही कर देते हो तो आपको फिर उम्र के हिसाब से मिलेगा, जब तक आप 40 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक। मतलब यहाँ भी 10 वर्ष 30 वर्ष से अगर आप कम चाहें, आप 25 साल के हो या 18 साल के बाद ही लगा दिया हो आपने, तो भी 18 साल के बाद आपने आवेदन लगा दिया तो भी आपको 40 साल तक के लिए क्या मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा। 25 साल में लगाया हो तो भी 40 साल, 30 साल या उससे नीचे के लिए हो तो भी 40 वर्ष की आयु तक आपको मिलेगा। अगर आप 30 साल से ऊपर के हो गए, अब आप आवेदन करने जाते हैं, तो आपको लाइसेंस कितने वर्ष के लिए मिलेगा, 10 वर्ष के लिए मिलेगा। ये थोड़ा याद रखना है। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा कहता है उसके जारी करने या उसके नवीनीकरण की तारीख को 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किंतु 55 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो वह ऐसे जारी करने या नवीनीकरण करने की तारीख से उस तारीख तक प्रभावी होगा जिसको वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। ये कैसे व्यक्ति कह रहा है कि उसकी नवीनीकरण 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली किंतु 55 वर्ष की आयु प्राप्त, मतलब अब ये 50 वर्ष से ऊपर हो गए हैं लेकिन 55 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए, मतलब अभी 55 वर्ष के नहीं हुए लेकिन 50 वर्ष के बाद गए ये आवेदन लगाने। तो इनको कुल मिला के ये कह रहा है कितने वर्ष तक की अब आयु के लिए मिलेगा, जब तक वो 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। तो कब तक, 60 वर्ष की आयु से है यहाँ मतलब, है ना। तो 60 वर्ष की आयु और ये 40 वर्ष की आयु, ठीक है। तो 60 वर्ष की आयु तक के लिए क्या मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को जो 50 साल से ऊपर के हो गए हैं लेकिन अभी उन्होंने 55 वर्ष की जो है आयु पूरी नहीं की है, तो इन्हें लाइसेंस कब तक मिलेगा, जब तक ये 60 साल के नहीं हो जाते, है ना। तो 55 से नीचे होना चाहिए कुल मिला के, 50 से ऊपर होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो लाइसेंस मिलेगा वो कितने वर्ष की आयु तक मिलेगा, जब तक वो 60 वर्ष के नहीं हो जाते, मतलब 60 वर्ष के हो जाएंगे तब तक इनका जो लाइसेंस होगा वो वैलिड रहेगा। चौथा देखिए, चौथा कहता है उसने यथास्थिति जारी करने पर या उसके नवीनीकरण करने की तारीख को 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तो वह ऐसे जारी करने या नवीनीकरण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। ये 5 वर्ष के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि उसने 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, 55 वर्ष। अब ये 55 से ऊपर के हो गए या 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, तो इनको जो लाइसेंस मिलेगा कितने साल के लिए मिलेगा, 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि 60 साल के बाद आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, है ना। 55 के बाद से 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है इन्होंने, तो इनको जो लाइसेंस मिलेगा 5 वर्ष के लिए मिलेगा। 55 वर्ष, 1 मिनट,
इन तारीख से 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। हाँ, अगर इन्हें 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उसके बाद ये आवेदन करते हैं तो कुल मिला के 5 साल और मिलेगा, 60 नहीं कहेंगे अपन उधर, तो 5 ही वर्ष के लिए कुल मिला के एक बार और मिलेगा, उसके बाद फिर खत्म। उसके बाद तो ये आवेदन 55 वर्ष के बाद कुल मिला के ये जो है 60 वर्ष के बाद, 55 वर्ष के बाद, उसके बाद आवेदन नहीं कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुल मिला के आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको शॉर्ट में भी सर लिखना इसमें फर्स्ट पड़ेगा। वाली सारे फैक्ट हैं। 6 माह लर्निंग लाइसेंस अगर पूछा जाता है, क्योंकि अवधियां हैं ये पूछी जा सकती हैं कि लर्निंग लाइसेंस, ये तो नॉर्मल है, सभी जानते होंगे कि 6 माह तक के लिए होता है। 6 माह के भीतर भीतर फिर आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता है, लोगों ने बनवाए भी होंगे, है ना। अब परिवहन के लिए जो होता है, परिवहन व्हीकल जो चलाते हैं आप, उसके लिए 5 वर्ष तक का लाइसेंस रहता है, हर 5 साल में आपको उसको रिन्यू कराना पड़ता है। अगर वही परिवहन वाला जो वाहन है खतरनाक किस्म के माल को वहन करता है या ले जाता है, तो उसमें जो जो नवीनीकरण की अवधि कह लीजिए या कह लीजिए लाइसेंस की जो अवधि है 3 वर्ष होती है, यानी हर 3 वर्ष बाद उसको आपको रिन्यू कराना पड़ता है। और अगर 30 वर्ष के बाद आप आवेदन करते हैं, जबकि आपने 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, मतलब सॉरी 30 वर्ष के बाद जब आप आवेदन करते हैं तो आपको जो है लाइसेंस कब तक वैलिड रहता है, जब तक आप 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। और 30 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं, 30 वर्ष से ऊपर और 50 सॉरी जी 30 वर्ष से कम था, है ना। 30 वर्ष से कम की अवधि में अगर आप आवेदन करते हैं तो 40 वर्ष तक जो है आपका लाइसेंस वैलिड रहता है। और 30 वर्ष से ऊपर और 50 वर्ष से अगर आप कम के हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो 10 वर्ष तक वैलिड रहता है। और 50 वर्ष से आप ऊपर के हो गए और लेकिन 55 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, तो जब तक आप 60 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक आपका लाइसेंस जो है वैलिड रहता है। और अगर 55 वर्ष से ऊपर हो गए हैं और आप आवेदन करते हैं तो केवल 5 वर्ष के लिए आपको लाइसेंस आगे दिया जाता है। ठीक, अब देखिए 15वां, इसको मिटा दें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, है ना। सारी चीजें इस पे क्वेश्चन पक्के में एक ना एक तो आएगा, है ना, इसलिए याद रखें। अवधियां हैं वो पूछी जा सकती हैं, सभी पे आप समझ लो एक सभी को याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखिए सेक्शन 15, सेक्शन 15 कहता है चालन अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण, ये नवीनीकरण से संबंधित है। हेलो सर, काय का नवीनीकरण? चालन अनुज्ञप्ति का, ठीक है, चालन। हेलो सर, चालन अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण के बारे में कह रहा है, ये भी काफी बड़ा है। देखिए पहला क्लॉज कहता है इसका, कोई भी अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे आवेदन किए जाने पर किसी चालन अनुज्ञप्ति को जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दी गई हो उसकी समाप्ति की तारीख से नवीनीकृत कर सकेगा। ये कह रहा है कि जब कोई भी अनुज्ञापन प्राधिकारी जो है, जब आप आवेदन करते हैं नवीनीकरण के लिए कि उसको रिन्यू करा जाए, तो वो आपकी जो नवीनीकरण कब से किया जाएगा? समाप्ति की तारीख से। कब से होगा? समाप्ति की तारीख से। की तारीख, ये तो आप जानते ही हैं, समाप्ति की तारीख, जिस तारीख को भी आपका समाप्त हो रहा होगा उससे जो भी अवधि जिस हिसाब से जो भी होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? रिन्यू कर दिया जाएगा। परंतु लिखा है, परंतु ऐसी दशा में जिसमें कि चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति की तारीख से या तो 1 वर्ष पूर्व या 1 वर्ष के भीतर किया गया है, चालन अनुज्ञप्ति उसके नवीनीकरण की तारीख से नवीनीकृत की जाएगी। ये कह रहा है कि परंतु ऐसी दशा में जिसमें चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति की तारीख से, मतलब जब आपका लाइसेंस समाप्त होता है, तो इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि जो आवेदन है आप कब कर सकते हैं, आपका जो लाइसेंस समाप्त हो रहा है या उसको नवीनीकृत कराना है, तो आप आवेदन कब कर सकते हैं? उसकी समाप्ति की तारीख से, 1 मिनट कहाँ गया, उसकी 1 वर्ष पूर्व या 1 वर्ष के भीतर। ये कह रहा है 1 वर्ष पूर्व या 1 वर्ष के भीतर क्या कर सकते हैं? आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये कह रहा है ऐसे मामले में अगर आपने 1 वर्ष पूर्व या 1 वर्ष के भीतर आवेदन किया गया है तो चालन अनुज्ञप्ति उसके नवीनीकरण की तारीख से नवीनीकृत होगी। मतलब अगर ऐसा आपने 1 साल पहले ही कर दिया तो जब आप आवेदन किया होगा उसमें कुल मिला के उसी अवधि से क्या कर दिया जाएगा? आपका जो लाइसेंस है उसको रिन्यू कर दिया जाएगा, उसको नवीनीकृत कर दिया जाएगा। अगर आपने आवेदन पहले लगा लिया है तो उसको उस अवधि से ही नवीनीकृत कर दिया जाएगा। आपने मान लो 6 महीने पहले लगा दिया या साल भर पहले, तो वो 6 महीने पहले ही से क्या कर दिया जाएगा? उसे नवीनीकृत कर दिया जाएगा।
तो ये भी इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आवेदन का नवीनीकृत किस अवधि तक हो सकता है, समाप्ति की तारीख से, 1 वर्ष की अवधि के पूर्व, 1 वर्ष की अवधि के भीतर, तीनों तारीखों पे क्या हो सकता है, उसका नवीनीकरण हो सकता है। परंतु आगे लिखा है, परंतु यह और की जहां आवेदन परिवहन यान चलाने की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए है, या जहां किसी अन्य दशा में आवेदक ने 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वहां उसके साथ धारा 8 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट प्रारूप और रीति में चिकित्सा प्रमाण पत्र होगा, और धारा 8 की उपधारा 4 के उपबंध जहां तक हो सके ऐसी दशा में के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगी जिस प्रकार वे शिक्षार्थी के संबंध में लागू। जिस सिंपल सी बात कह रहा है, दो बातें कह रहा है कि या तो आदमी का जो आपने जो लाइसेंस परिवहन वाला है ना, परिवहन वाला कोई लाइसेंस, या जो लाइसेंस रिन्यू कराता है उसकी आयु 40 वर्ष से उससे पूरा हो गया है, मतलब 40 वर्ष से ऊपर का हो गया है। ऐसे दोनों लोगों को कुल मिला के क्या करना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट कह लीजिए, मेडिकल, ठीक है। तो इनको क्या देना पड़ेगा, अपना मेडिकल या कह लीजिए फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो इनको देना पड़ेगा डॉक्टर के द्वारा, परिवहन वाले वाहन के लिए। और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर ली है, तो इनके लिए ये शर्त है कि इनको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट मेडिकल के द्वारा बना हुआ, डॉक्टर के द्वारा बना हुआ क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्रारूप में, ये तो सिंपल सी बात है, ऐसे प्रारूप में किया जाएगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। तो कैसे प्रारूप में, जो प्रारूप केंद्र सरकार ने निश्चित किया हो और जो दस्तावेज केंद्र सरकार उसमें मांगती हो आवश्यक, वो सारे दस्तावेज लगा करके आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पेश करना पड़ेगा। आगे देखिए, चौथा देख लीजिए, तीसरा था, कहाँ थे अपन, हाँ तीसरा है जहां चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व या उसके पश्चात अधिक से अधिक 1 वर्ष के भीतर किया गया है, वहां ऐसे नवीनीकरण के लिए देय फीस ऐसी होगी जो निम्नलिखित केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। तो ये कह रहा है भाई नवीनीकृत के लिए जो फीस है ये अधिक से अधिक 1 वर्ष, मतलब आप अधिकतम 1 वर्ष पूर्व आवेदन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कि 2 साल पहले। तो अधिकतम 1 वर्ष पूर्व आप आवेदन कर सकते हैं और उसके साथ फीस देनी पड़ती है। तो जो भी फीस होगी उसके नवीनीकरण की, जो केंद्र सरकार ने निश्चित की होगी, वो फीस आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आगे कहता है चौथा, जहां चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से, हाँ ये हो गया, परंतु है इसमें, परंतु उपधारा 3 में निर्दिष्ट फीस इस उपधारा के अधीन चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए किए गए आवेदन की बाबत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा तभी स्वीकार की जा सकेगी जब उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उचित और पर्याप्त कारण से आवेदन नहीं कर पाया है। ये क्या कह रहा है, तीसरे वाले क्लॉज उपधारा 3, उपधारा 3 वो ये कह रहा है कि जो समय बीत गया था 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के बाद अगर कोई आवेदन कर रहा है, तो ये कह रहा है उसके बाद 1 वर्ष से पूर्व कर सकता है ना, और 1 वर्ष के भीतर, दोनों बातें आई थी। तो जो व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर कर रहा है, 1 वर्ष के या बाद कर रहा है आवेदन, तो उसका जो भी फीस वगैरह है, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है तभी उसकी फीस को स्वीकार करेगा जब उसे लगता है कि जो आवेदन ना करने के लिए इसके पास पर्याप्त समय, मतलब वो पर्याप्त वजह थी या कोई उचित कारण था जिसकी वजह से ये सही समय पर आवेदन नहीं कर पाया है, तभी वो क्या करेगा, उसकी जो फीस है उसको स्वीकार करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि आप आवेदन कब तक कर सकते हैं, 1 वर्ष पूर्व कर सकते हैं, एक उसकी अनुज्ञप्ति की अवधि के बाद भी कर सकते हैं, जो 1 वर्ष के बाद की अवधि है उसके बाद भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अनुज्ञापन प्राधिकारी क्या अगर उचित समझता है तो उसको स्वीकार भी कर सकता है जो आपकी फीस वगैरह है। आगे देखिए क्या कहता है, परंतु यह और कि यदि चालन अनुज्ञप्ति के प्रभावहीन होने के से 1 वर्ष के पश्चात आवेदन किया गया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन अनुज्ञप्ति को नवीनीकृत करने से इंकार करेगा जब तक कि आवेदक उस प्राधिकारी को समाधानप्रद रूप से धारा 9 की धारा 3 में निर्दिष्ट चालन सक्षमता परीक्षा नहीं दे देता और उसे उत्तीर्ण नहीं कर देता। ये कह रहा है जो आपकी अनुज्ञप्ति का जो समय अवधि थी वो समाप्त होने के बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो वो आपको अनुज्ञप्ति देने से मना कर देगा। पहले फिर क्या करेगा वो आपका, फिर दोबारा से वो आपका टेस्ट लेगा, फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा,
वो आपका टेस्ट लेगा, उसके बाद फिर वो आपको अनुज्ञप्ति दे सकता है। तो जब आपने 1 वर्ष के बाद या कह लीजिए अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त हो गई है, उसके बाद आवेदन किया है, तो फिर उसको आपको कुल मिला के दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपकी अनुज्ञप्ति का आवेदन को स्वीकार करेगा। तो समझ गए ना? तो आवेदन कब कब होता है? अनुज्ञप्ति की समय अवधि बीत गई उसके बाद भी दे सकते हो आप, ठीक है ना? उसके बाद भी वो बात अलग है कि फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका लाइसेंस बनाया जाएगा, मतलब रिन्यू होगा। तो उसके बाद भी दे सकते हैं, 1 वर्ष के पूर्व पहले दे सकते हैं और उसके बाद भी दोनों चीजें में दे सकते हैं। आगे देखिए क्या कहता है 5वां, जहां नवीनीकरण के लिए आवेदन नामंजूर कर दिया गया है वहां संदत फीस उतनी सीमा तक और ऐसी रीति जाए वापस कर। सिंपल सी बात है कि जब आवेदन ही नामंजूर कर दिया गया है तो ये कह रहा है आपकी फीस जो आपने जमा वगैरह कराई थी वो फीस क्या कर दी जाएगी? वापस आदि कर दी जाएगी। अगर आपको आपका रिन्यू नहीं किया जाता है तो जो भी आपने फीस जमा की हो वो फीस आपको वापस कर दी जाएगी। आगे देखिए क्या कहता है 6वां, जब चालन अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करने वाला अधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने चालन अनुज्ञप्ति दी थी, तब वह नवीनीकरण के तथ्य की सूचना उस प्राधिकारी को देगा जिसने चालन अनुज्ञप्ति दी थी। ये तो विभागीय एक तरीके से बात हो गई कि मान लीजिए कि अनुज्ञप्ति किसी और अधिकारी ने दी हो, अब वो नवीनीकरण करने वाला अधिकारी कोई और हो, तो जो नवीनीकरण करने वाला अधिकारी है तो जिस अधिकारी या जिस प्राधिकारी ने भी वो अनुज्ञप्ति या लाइसेंस जारी किया था उसको क्या करेगा? वो उस बात की सूचना देगा जो आपने अनुज्ञप्ति जारी की थी उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन मेरे पास आया है। तो इसकी जानकारी वो किसको देगा? जिसने भी अनुज्ञप्ति या लाइसेंस जारी किया था उस अधिकारी को। ठीक, अब देखिए 16, ये 16 सिंपल है। रोग या निःशक्तता के आधार पर चालन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण वापसी, मतलब कोई रोग हो जाता है ना? कौन सा है? सेक्शन 16, सेक्शन 16। ये रोग, बस एक ही शब्द याद रख सकते हैं, रोग या कोई निःशक्तता, ठीक है? कोई रोग हो जाता है या निःशक्तता हो जाती है किसी व्यक्ति को, तो उसके आधार पर क्या किया जा सकता है? अनुज्ञप्ति को वापस लिया जा सकता है। चालन अनुज्ञप्ति को क्या लिया जा सकता है? वापस। तो उसके आधार पर क्या लिया जा सकता है? उसको वापस लिया जा सकता है। जो आपको लाइसेंस दिया था, अगर रोग हो जाता तो हेडिंग से काम चल जाएगा। वैसे इसको देखिए क्या कहता है, पूर्वगामी धाराओं में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण कि समुचित आधार है कि किसी चालन अनुज्ञप्ति का कोई धारक किसी रोग या निःशक्तता के आधार पर मोटरयान चलाने के अयोग्य है, तो वह अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी भी समय उस चालन अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत कर सकेगा या ऐसा चालन अनुज्ञप्ति के धारक से उसे धारित करते रहने की शर्त के तौर पर यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसी प्रारूप और उसी रीति में जो धारा 8 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट है एक नया चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, और जहां चालन अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत करने वाला अधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने चालन अनुज्ञप्ति दी थी, तब वह चालन अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी के प्रतिसंहरण के तथ्यों की सूचना देगा। सिंपल सी बात है कि सब, अगर उसको लगता है जो अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसने लाइसेंस इशू किया था कि कोई व्यक्ति रोग या निःशक्तता के कारण वाहन वगैरह जो है चलाने से क्या हो गया? अयोग्य हो गया है, तो वो क्या कर सकता है? किसी भी समय उसके लाइसेंस को वापस ले सकता है। पहला नियम तो ये कहता है कि लाइसेंस को क्या कर सकता है? वापस ले सकता है, या उससे कह सकता है कि आप दोबारा से अपना जो है मेडिकल पेश करें। क्या करें? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट है स्वास्थ्य संबंधी, तो वो कह सकता है कि आप दोबारा से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह पेश करें। दो चीजें कर सकता है, या तो वापस ले सकता है या उससे कह सकता है कि दोबारा से आप अपना मेडिकल पेश करें। फिर जिससे स्वाभाविक सी बात है मेडिकल में जो भी होगा आ जाएगा, उसके आधार पर वापस ले लेगा। अगर सही पाया जाता तो वापस नहीं लेगा। ठीक है, तो दो ही चीजें इसमें याद रखना है। बाकी तो फिर कॉमन लिखा है कि जिसने अनुज्ञप्ति नहीं दी थी कोई अन्य प्राधिकारी करता, तो जिसने दी थी उसको वो क्या करेगा? सूचित करेगा। तो दो चीजें आपको इसमें याद रखना है, क्या क्या कर सकता है वो? या तो उसका अनुज्ञप्ति को वापस ले सकता है या उससे मेडिकल मांग सकता है। दो चीजें याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है ना, कि क्या कर सकता है वो? या तो अनुज्ञप्ति को वापस कर लेगा या कहेगा कि आप अपना मेडिकल प्रमाण पत्र पेश करें दोबारा से। पहले किया था वो ठीक है, अब आप दोबारा से क्या करें? आप मेडिकल सर्टिफिकेट अपना पेश करें। तो मेडिकल भी मांग सकता है या फिर अनुज्ञप्ति को निरस्त कर सकता है। आगे देखिए 17 17 क्या कहता है? 17 कहता है चालन अनुज्ञप्ति देने से इंकार करने या उसके प्रतिसंहरण
के आदेश तथा उससे अपील, ये अपील कह लीजिए बस। ये क्या है? अपील। काय की अपील हो रही है भैया कि आपको लाइसेंस देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, या नवीनीकरण करने से मना कर दिया, उस सारी चीजों के बारे में अपील है। चालान अनुज्ञप्ति देने से इनकार करने या उसका प्रतिशत वापसी से, जो भी व्यक्ति कुल मिला के दुखी है वो अपील कर सकता है। देखिए क्या कहता है पहला इसका, ये कहता है जब अनुज्ञापन प्राधिकारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति देने या चालन अनुज्ञप्ति देने से या उसके नवीनीकरण से इनकार करता है या उसका प्रतिशत करता है या किसी चालन अनुज्ञप्ति के किसी वर्ग के मोटर यान को जोड़ने से इनकार करता है, तब वह आदेश द्वारा ऐसा करेगा जिसकी संसूचना यथास्थिति आवेदक या धारक को दी जाएगी और उससे ऐसे इनकार या प्रतिसरण के कारण लिखित रूप में दिए जाएंगे। पहली तो कंडीशन ये कह रहा है पहला वाला कि जब भी कोई अनुज्ञापन प्राधिकारी होता है, अगर किसी व्यक्ति को जो अनुज्ञप्ति है, सभी प्रकार की अनुज्ञप्ति आ गई इसमें, चाहे वो शिक्षार्थी लाइसेंस हो या अन्य प्रकार का लाइसेंस हो, या उसका नवीनीकरण करने से इनकार करता है, या कोई वाहन जो वो जुड़वाना चाहता है उसको जोड़ने से मना करता है, तो जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है लिखित में जिस व्यक्ति के साथ भी ऐसा किया जा रहा है उसको लिखित में क्या करेगा? कारण बताएगा। कारण लेखबद्ध करते हुए उसको क्या करेगा? कारण लेखबद्ध करके कुल मिला के उसको जानकारी देगा कि किस वजह से वो उसका नवीनीकरण नहीं कर रहा है या उसे लाइसेंस देना उचित नहीं समझता, तो वो लेखबद्ध कारण करके उसको बताएगा। दूसरा कह रहा है इसमें, उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश की से व्यतीत कोई व्यक्ति अपने पर आदेश की तामील के, ये याद रखना है, आदेश की तामील से 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति को और उस प्राधिकारी को जिसने आदेश दिया है सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील का विनिश्चय करेगा, और अपील प्राधिकारी का विनिश्चय उस प्राधिकारी पर आपत्तिकर होगा जिसने ऐसा आदेश दिया है। तो ये कह रहा है कि जिसने सूचना तो दे दी, और सूचना जैसी किसको मिल गई? जो पीड़ित है कुल मिला के, जो व्यथित है जिसका, तो वो व्यक्ति जिसको सूचना मिली है वो 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? जो दिन याद रखना है, 30 दिन के भीतर कहाँ अपील करेगा? ये अब अपील करेगा, छोटी सी बात है, लेकिन अपील करेगा कहाँ करेगा? अपील विहित प्राधिकारी को। कहाँ करेगा? ये याद रखना, विहित प्राधिकारी को। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ विहित शब्द इस्तेमाल किया है, यहाँ अपील प्राधिकारी भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, या कोई रैंक तो खोली ही नहीं है ना कि कौन सा अपील प्राधिकारी होगा। ना उन्होंने ये कहा कि अपील प्राधिकारी, उन्होंने कहा विहित प्राधिकारी, मतलब जो भी विहित प्राधिकारी हो अपील ग्रहण करने के लिए उस प्राधिकारी को आप अपील करेंगे। इसीलिए यहाँ ये शब्द याद रखना, क्योंकि अपन अधिकतर पढ़ते हैं अपील प्राधिकारी को करेगा, अगर रैंक भी नहीं खोलते तो साधारणतः ये लिखा रहता है कि अपील प्राधिकारी को अपील करेंगे, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको याद रखना, कहाँ अपील करेगा? विहित प्राधिकारी को, ना कि अपील, क्योंकि जो शब्द आया ये अपन भी जानते हैं कि अपील कहाँ होती है, अपील प्राधिकारी को होगी, और अपील प्राधिकारी भी कौन होता है ये भी सब जानते हैं, जैसे लाइसेंस कौन जारी करता है ये भी सब जानते हैं, लेकिन यहाँ वो शब्द नहीं आए ना, तो यहाँ जो शब्द आए वही अपन ने याद रखना है। तो यहाँ कौन सा याद रखना है? विहित प्राधिकारी, है ना। तो विहित प्राधिकारी को क्या कर सकता है 30 दिन के भीतर? कब से? जब से उसे तामील हो जाती है, सूचना की प्राप्ति हो जाती है, तब से वो विहित प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। सिंपल सी बात है, विहित प्राधिकारी सुनेगा, जो भी अधिकारी वगैरह उसको सुनेगा, दोनों को सुनेगा, उसके बाद जैसा वो आदेश समझे उचित वैसा वो आदेश पारित कर सकता है। अब देखिए 18वां सेक्शन 18, तो ये कहा क्या है? अपील से संबंधित है। अब 17 में क्या है? अपील। अब देखिए 18वां क्या कहता है? केंद्र सरकार के मोटर यानों को चलाने के लिए अनुज्ञप्ति। ये कौन से वाहन है? केंद्र सरकार के, ये वो वाहन है जो उस पर केंद्र सरकार के अधीन है, ये उनको चलाने के लिए अनुज्ञप्ति, क्या? लाइसेंस। जो केंद्र सरकार के वाहन है उनके लिए बात कह रहा है। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। पहला कहता है ऐसा प्राधिकारी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ऐसे मोटर यान चलाने के लिए जो केंद्र सरकार की संपत्ति है या उस समय अनन्य रूप से उसके नियंत्रणाधीन है, और देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनका किसी वाणिज्यिक उपक्रम में से कोई संबंध नहीं है, उपयोग में लाए जाते हैं, भारत में विधिमान चालन अनुज्ञप्ति दे सकेगा। तो ये कह रहा कुल मिलाकर जो केंद्र सरकार के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई वाहन वगैरह है या जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, तो ऐसे वाहन, लेकिन कैसे? कमर्शियल नहीं होना चाहिए, कमर्शियल नहीं हो, जो देश की रक्षा के लिए देश के हित में काम करते हैं, जैसे सेना वगैरह ये सब, तो इनके जो लगे होते हैं वाहन, उनके लिए कह रहा है कि किसी व्यक्ति को, जिसने किस व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है? जिसने 18 वर्ष की, ये याद रखना है आपको,
केंद्र सरकार के मामले में आयु कितनी है? 18 वर्ष। आप कहोगे सब जगह परिवहन के लिए आयु 18 नहीं थी, है ना, लेकिन केंद्र सरकार के मामले में आयु कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है, तो ये याद रखना कि केंद्र सरकार का चाहे वो परिवहन वाला वाहन हो चाहे कुछ हो, तो कुल मिला के 18 वर्ष का आयु का व्यक्ति भी उसे चला सकता है। तो केंद्र सरकार के मामले में एज कितनी है? 18 वर्ष। तो ऐसे व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु का प्राप्त कर दिया है उसको अनुज्ञप्ति उसके बारे में दी जा सकती है, जो केंद्र सरकार के वाहन। दूसरा कहता है इस धारा के अधीन दी गई चालन अनुज्ञप्ति में उस वर्ग का या वर्णन के यानों को जिन्हें चलाने के लिए उसका धारक हकदार है और उस अवधि को जिसके लिए वह इस प्रकार हकदार है विनिर्दिष्ट किया जाएगा। तो वो सारी चीजें लिखी जाएंगी कि भैया कौन कितनी अवधि के लिए दिया गया है, चलाने का हकदार है। तो जो व्यक्ति के लिए लाइसेंस इशू किया कुल मिला के उसकी सारी डिटेल वगैरह उसमें रहेगी। तीसरा कहता है इस धारा के अधीन दी गई चालान अनुज्ञप्ति से उसका धारक उस मोटर यान के सिवाय जो धारा 1 में निर्दिष्ट है कोई मोटर यान चलाने का हकदार नहीं होगा। मतलब ये लाइसेंस अगर आपको जो वाहन के लिए स्पेशली दिया गया है तो ये लाइसेंस आपके उसी वाहन के लिए होगा, उसके अलावा आप उस लाइसेंस से कोई दूसरा वाहन नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये काय के लिए होगा? उसी वाहन के लिए होगा। बस इतना याद रखें, जो केंद्र सरकार के वाहन के लिए दिया है तो वो लाइसेंस जो है आपका केवल उतने ही तक सीमित है। मतलब कि आप जो केंद्र सरकार की गाड़ियां चला रहे हैं वही वाहन चला सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा उससे वाहन नहीं चला सकते कि केंद्र सरकार के जो लाइसेंस है आप उससे किसी और वाहन को चला दें। तो जिस वाहन के लिए आपको जो अनुज्ञप्ति दी है आप उसी वाहन को उससे चला पाएंगे। अगला कहता है इस धारा के अधीन कोई चालान अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी किसी राज्य सरकार के अनुरोध पर ऐसे व्यक्ति की बाबत जिसे चालान अनुज्ञप्ति दी गई है ऐसी जानकारी देगा जैसा वह सरकार किसी समय मांगे। तो ये तो सिंपल सी बात है कि कभी कभी कोई राज्य सरकार कोई जानकारी वगैरह मांगती है उस व्यक्ति के बारे में जिसको अनुज्ञप्ति वगैरह दी गई है, तो उसको वो जानकारी वगैरह क्या करा दी जाएगी? उपलब्ध करा दी जाएगी। अब जो कल देखेंगे थोड़ा बड़ा है 19, नहीं तो आज हो जाता है, नहीं हो पाएगा, ये काफी बड़ा है। 19 कल देखेंगे, है ना। क्या है 1 घंटे, थोड़े बड़े हैं सेक्शन, लेकिन फिर बाद में थोड़े छोटे आएंगे। अभी काफी बड़े हैं आगे भी, अभी तो बड़े ही चलेंगे सेक्शन, फिर बाद में पीछे छोटे सेक्शन आएंगे, अभी तो बड़े ही चलेंगे। इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सब आगे का जो आपका है मुकर्रर की, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें एज पूछी जाती है कि केंद्र सरकार के मामले में कितनी वर्ष की आयु हो सकती है? 18 वर्ष। ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, हेलो सर, हेलो 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 हेलो। हाँ जी अर्पित राज जी। हाँ जी सर, ये 14 सेक्शन में जो कंडीशन दी है अनुज्ञप्ति की, जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें 30 वर्ष की आयु प्राप्त होना लिखा है और 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक। तो ऐसी कंडीशन में जो लाइसेंस इशू होता है वो कितनी वर्ष तक के लिए होगा सर? इसमें वर्ष से नहीं दिया ना, इसमें एज से दिया है, वही तो मैंने कहा। 1 मिनट, ये थोड़ा बंद करो। एक मिनट।